हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैविक वर्गीकरण के पाठ 8 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवक की बात कर रहे थे और कवक में हमने फाइकोमाइसिटीज वाला वर्ग देख लिया था। और हम कौन से वर्ग की कवक की बात कर रहे थे? एस्कोमाइसिटीज वर्ग की कवक की। ठीक है ना। तो हम कवक का कौन सा वर्ग देख रहे थे बच्चों? एस्कोमाइसिटीज देख रहे थे। सामान्य लक्षण में हमने एस्कोमाइसिटीज के माइसीलियम की बात कर ली थी बच्चों, है ना। हमने देख लिया था कि एस्कोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है उसमें सेप्टा मिलेगा बच्चों, सेप्टेट होगा और शाखित होता है। ठीक है, सेप्टेट होगा, शाखित होगा और एक केंद्रकीय होता है। तो माइसीलियम का लक्षण हमने देख लिया था बच्चों। हमने यह भी देख लिया था कि एस्कोमाइसिटीज वर्ग में आपको मुख्यतः तो बहुकोशिकीय कवक मिलेगी, है ना। बहुकोशिकीय तो हमने देख ही लिया था। और हमने देखा था बहुकोशिकीय कवक के साथ साथ, बिल्कुल बहुकोशिकीय कवक के साथ साथ एक कोशिकीय कवक भी किसमें मिलती है? एस्कोमाइसिटीज में, जिसे हमने क्या नाम दिया था? यीस्ट। ठीक है, तो एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तो होती हैं, लेकिन कौन सी एक कोशिकीय कवक है जो कवक जगत में पाई जाती है? तो वो यीस्ट हैं। इसमें दो उदाहरण हमने देखे थे बच्चों। एक तो सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, जिसको हमने बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट कहा था, जो ब्रेड बनाने में और इथेनॉल बनाने में यूज की जाती है। और एक स्टैटिन्स नाम का जैव पदार्थ जो होता है वो किस यीस्ट से प्राप्त होता है? मोनास्कस परपुरियस से। तो ये हमने बात किसकी कर ली थी बच्चों? एस्कोमाइसिटीज की। अब आगे चले तो एस्कोमाइसिटीज में बच्चों अलैंगिक जनन, बिल्कुल। तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग में आपको अलैंगिक जनन पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है जो अलैंगिक जनन है एस्कोमाइसिटीज में वो किसके द्वारा होता है? कॉनिडिया के द्वारा। तो अलैंगिक बीजाणु जो हैं एस्कोमाइसिटीज में कौन से बनते हैं? कॉनिडिया। और हमको मालूम है ये बाहर की ओर बनते हैं हाइफे के, यानी ये एक्सोजीनस या बहिजनित होते हैं। तो एक्सोजीनस या बहिजनित जो हैं वो हमारे पास क्या हो गया? कॉनिडिया अलैंगिक। अब एस्कोमाइसिटीज में हम किसकी बात करेंगे? लैंगिक जनन की। ठीक है, अब नेक्स्ट लक्षण जो याद रखना है एस्कोमाइसिटीज में, वो आपको ध्यान रखना है लैंगिक जनन। अब पहली चीज याद रखनी है आपको बच्चों, एस्कोमाइसिटीज में जो लैंगिक जनन होगा एस्कोमाइसिटीज कवक में, तो पहला लक्षण आपको पता होना चाहिए कि एस्कोमाइसिटीज में जो हाइफे होता है, हां, पूरा का पूरा जो हाइफे है वो एक लैंगिक अंग के रूप में काम करता है। हां, इसमें अलग से लैंगिक अंगों का निर्माण नहीं होगा जैसा फाइकोमाइसिटीज में हुआ था। एस्कोमाइसिटीज और आगे हम देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें पूरा का पूरा जो हाइफे है ना बच्चों, वो पूरा का पूरा हाइफे जो है वो युग्मक के रूप में काम करेगा। तो एक कवक का हाइफे हो गया, दूसरे कवक का हाइफे, दोनों का हाइफे पूर्ण रूप से युग्मक के रूप में काम करके संलयित होगा। पहले कोशिका द्रव्य संलयित होगी जिसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे, फिर काफी समय बाद, काफी अंतराल के बाद केंद्रक संलयन होगा जिसे हम कैरियोगैमी कहेंगे, है ना। तो लैंगिक जनन में क्या लक्षण याद रखना है बच्चों आपको? पहली चीज तो संपूर्ण हाइफे किसके रूप में काम करता है? युग्मक के रूप में कार्यरत। ठीक है, संपूर्ण हाइफे जो है बच्चों वो किसके रूप में काम करेगा? युग्मक के रूप में कार्य करेगा। और इस प्रकार के जनन को अपन सोमैटोगैमी कहते हैं। ठीक है ना। सोमैटोगैमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा जो हाइफे है ना, पूरा का पूरा हाइफे जो एस्कोमाइसिटीज का है वो एक युग्मक के रूप में काम कर रहा है। तो दो अलग अलग कवक के दो अलग अलग हाइफे जो हैं
संपूर्ण हाइफे जो हैं वो युग्मक के रूप में काम करके संलयन दर्शाते हैं, इसे सोमैटोगैमी कहेंगे। फिर इसमें क्या होगा भाई, हां, अब संपूर्ण हाइफे जो हैं इनमें सबसे पहले तो क्या होगा, कोशिका द्रव्य संलयन यानी प्लास्मोगैमी। फिर कुछ अंतराल के बाद क्या होगा, प्लास्मोगैमी से आपको पता है कौन सा अवस्था आ जाएगी भाई, डायकैरियन अवस्था। उसके बाद इसमें कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी से क्या आ जाएगी बच्चों, सिनकैरियन अवस्था। और फिर इनमें क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस से लैंगिक बीजाणु बनेंगे। मियोसिस से इनमें लैंगिक बीजाणु बनते हैं एस्कोस्पोर्स। क्या बनते हैं बच्चों, एस्कोस्पोर्स। तो संपूर्ण हाइफे जो था, संपूर्ण हाइफे जो है वो किसके रूप में काम कर रहा है, युग्मक के रूप में काम कर रहा है। तो संपूर्ण हाइफे जो है वो युग्मक के रूप में काम करता है, उसे हम सोमैटोगैमी कहेंगे। उसमें हाइफे का सबसे पहले कोशिका द्रव्य संलयित होगा, डायकैरियन अवस्था बनेगी। उसके पश्चात काफी अंतराल के बाद केंद्रक संलयन होगा, कैरियोगैमी होगी। और सिनकैरियन में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा, जिससे एस्कोस्पोर्स बनेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जो एस्कोस्पोर्स हैं, अब यहां पर ये जो एस्कोस्पोर्स हैं बच्चों वो 4, हां मान लेते हैं ये 4 एस्कोस्पोर्स हैं। तो ये एस्कोस्पोर्स एक संरचना के अंदर विकसित होंगे, जिसे हम कहेंगे एस्कस। और ऐसे एस्कस, हां लगभग 1 से 4 एस्कस, 1 मिनट। और ये जो एस्कस है बच्चों, ये एस्कस एक फ्रूटिंग काय के अंदर निर्मित होंगे, जिस फ्रूटिंग काय को क्या नाम देंगे, एस्कोकार्प। ठीक है, यही तो हमने देखा था, फ्रूटिंग काय का निर्माण एस्कोमाइसिटीज में होगा। फाइकोमाइसिटीज वर्ग देखा था ना बच्चों, फाइकोमाइसिटीज में तो आपके पास कोई फ्रूटिंग काय नहीं बन रही थी, ना कोई डायकैरियन अवस्था थी। यहां पर अर्धसूत्री विभाजन से एस्कोस्पोर हैं, एस्कोस्पोर अंदर बन रहे हैं, एस्कोस्पोर का निर्माण अंदर हो रहा है, इसलिए ये एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स हैं। किस तरह के बीजाणु हैं, एंडोस्पोर लैंगिक बीजाणु हैं। और ये एंडोस्पोर सेक्सुअल स्पोर किसके अंदर बनेंगे, एस्कस। और ये एस्कस जो है वो किस फ्रूटिंग काय के अंदर होगा, एस्कोकार्प के अंदर। इसका मतलब एक एस्कोकार्प अगर अपन फ्रूटिंग काय बनाए बच्चों, तो एक एस्कोकार्प में लगभग 1 से 4 एस्कस होते हैं, और प्रत्येक एस्कस में 4 से 8 एस्कोस्पोर्स होंगे। जैसे मैंने बच्चों ये 4 एस्कोस्पोर एक एस्कस में बनाए हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 4 से 8 एस्कोस्पोर्स एक एस्कस में होंगे। और मैंने इस एस्कोकार्प में एक एस्कस बनाया है, तो ऐसे कितने एस्कस होंगे, 1 से 4। तो एस्कोकार्प फ्रूटिंग काय है, फ्रूटिंग काय में कितने एस्कस होंगे, 1 से 4 एस्कस, और प्रत्येक एस्कस में 4 से 8 एस्कोस्पोर हो जाएंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी क्या क्या याद रखना है, एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग काय कौन सी बनती है, एस्कोकार्प। फ्रूटिंग काय एस्कोमाइसिटीज की एस्कोकार्प, जिसके भीतर क्या मिलेंगे आपको, 1 से 4 एस्कस मिलेंगे। और 1 से 4 एस्कस के अंदर या प्रत्येक एस्कस के अंदर 4 से 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे, जो अंतःजनित लैंगिक बीजाणु हैं।
तो हमारे पास क्या हुआ, लैंगिक जनन की बात हो रही है एस्कोमाइसिटीज में। मैंने आपको बताया एस्कोमाइसिटीज कवक में पूरा का पूरा हाइफे एक युग्मक के रूप में काम करता है। तो दोनों हाइफे, दो अलग अलग कवक के हाइफे संलयित होंगे। सबसे पहले उनका कोशिका द्रव्य संलयित होगा तो डायकैरियन अवस्था बनेगी। फिर काफी अंतराल के बाद उनमें केंद्रक संलयन होगा, सिनकैरियन अवस्था बनेगी। फिर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा, जिससे एस्कोस्पोर का निर्माण होगा, लैंगिक बीजाणु। ये एक संरचना के भीतर बनेंगे जिसे एस्कस कहेंगे, और ये सभी एस्कस एक फ्रूटिंग काय के अंदर पाए जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। और एक एस्कोकार्प में 1 से 4 एस्कस होंगे, और प्रत्येक एस्कस में 4 से 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसकी बात कर ली, एस्कोमाइसिटीज कवक में लैंगिक जनन। कौन से लैंगिक बीजाणु बने, एस्कस, अंतःजनित है याद रखना। और कौन सी फ्रूटिंग काय का निर्माण हुआ, एस्कोकार्प का। अब सारा खेल तो उदाहरण का है, एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण याद रखने हैं। तो आपके पास प्रमुख क्या याद रखना है, एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण ध्यान रखने हैं। क्या क्या उदाहरण याद रखोगे एस्कोमाइसिटीज में, सबसे पहले तो पेनिसिलियम। सबसे पहला उदाहरण एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम। हां, वही कवक है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। तो पेनिसिलियम का एक जाति है पेनिसिलियम नोटेटम। इससे क्या प्राप्त होती है बच्चों, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। तो ये एंटीबायोटिक किस किस से प्राप्त हो रही है बच्चों, एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त होती है। जीवाणु में अपन ने एक्टिनोमाइसिटीज देखा था, वहां से भी प्राप्त होती है। तो एक्टिनोमाइसिटीज जो जीवाणु थे उससे भी एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती हैं, और कवक से भी मुख्यतः एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती हैं। पेनिसिलियम पहला उदाहरण हो गया बच्चों। दूसरा उदाहरण आता है एस्परजिलस कवक। इस एस्परजिलस कवक के भी 2 जाति है, ये भी पढ़ा है अपन ने, एस्परजिलस नाइजर पढ़ा था बच्चों, ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के महत्व में, जिसमें एस्परजिलस नाइजर से क्या प्राप्त होता है, सिट्रिक अम्ल। एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और एक और जाति होती है एस्परजिलस फ्लेवस बच्चों, जो एक एफ्लाटॉक्सिन बनाती है, जिससे क्या बनता है बच्चों, एक एफ्लाटॉक्सिन। और ये एफ्लाटॉक्सिन क्या उत्पन्न करता है, लिवर कैंसर। तो लिवर कैंसर एक विषाक्त पदार्थ एफ्लाटॉक्सिन से प्रोड्यूस होती है, और एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस को बच्चों हम लेबोरेटरी की खरपतवार भी कहते हैं, है ना। एस्परजिलस को लेबोरेटरी की खरपतवार क्यों कहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना बच्चों, माइक्रोस्कोप के लेंस पर यह चिपक जाती है, इसलिए इसको खरपतवार कहते हैं लेबोरेटरी का। तो खैर, पेनिसिलियम पहला उदाहरण अपन ने देख लिया बच्चों। एस्परजिलस दूसरा उदाहरण देख लिया। एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, एस्परजिलस फ्लेवस से एफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट उदाहरण आता है बच्चों न्यूरोस्पोरा। आणविक जैविकी में पढ़ा था, याद है आणविक जैविकी में न्यूरोस्पोरा के बारे में। इसे हम पादप जगत के ड्रोसोफिला कहते हैं। पादप जगत का ड्रोसोफिला न्यूरोस्पोरा क्यों कहते थे, क्योंकि सर्वाधिक आनुवांशिक शोध किस पर किया गया है, न्यूरोस्पोरा पर। तो न्यूरोस्पोरा को हम पादप जगत की ड्रोसोफिला कहते हैं। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत की ड्रोसोफिला क्यों, क्योंकि इस पर सर्वाधिक आनुवांशिक और जैव रासायनिक शोध किया गया है।
तो सर्वाधिक आनुवांशिक और जैव रासायनिक शोध न्यूरोस्पोरा पर किया गया है, इसलिए पादप जगत की क्या है, ड्रोसोफिला है। फिर कौन सा उदाहरण है, यीस्ट हमने देख ही लिया। यीस्ट भी किसके अंदर आते हैं, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आएंगे। फिर खाने योग्य भाई, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, तो कई देशों में बच्चों ये डेलिकेसीज होती हैं। डेलिकेसीज मतलब इनको भोजन खाने के रूप में, मीठा स्वाद में मीठे होते हैं, खाने के रूप में यूज किया जाता है। तो कई यूरोपियन देशों में इसको खाने में यूज किया जाता है। मॉरल्स और ट्रफल्स, पेस्ट्रियां बनाई जाती हैं इससे। हाँ, तो ये भी किसके अंदर आएंगी बच्चों, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट उदाहरण आता है बच्चों, क्लेविसेप्स। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण क्या आता है हमारे पास, क्लेविसेप्स आता है। हाँ, ये क्लेविसेप्स, ये जो क्लेविसेप्स है ना बच्चों, इस कवक से एक तो एलएसडी ड्रग प्राप्त होती है। ठीक है, ये एक विभ्रमक ड्रग है। कैसी ड्रग है बच्चों, विभ्रमक, भ्रम पैदा करती है। ये हम पढ़ेंगे बच्चों, ड्रग्स भी हमारे सिलेबस में है। मानव कल्याण सूक्ष्म जीवों में हम ड्रग्स की बात करेंगे ना बच्चों, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम ड्रग्स की बात भी करेंगे, बट अभी के लिए याद रखना है, क्लेविसेप्स जो है वो उस कवक से कौन सी ड्रग प्राप्त होती है, एलएसडी ड्रग प्राप्त होती है, और ये भ्रम पैदा करने वाली ड्रग होती है। उसके अलावा ये एक बीमारी भी कॉज करते हैं बच्चों पादपों में, अर्गोट डिजीज। तो अर्गोट डिजीज उत्पन्न करने वाली भी कवक कौन सी है, क्लेविसेप्स। तो क्या क्या उदाहरण देखे हैं बच्चों अभी तक अपन ने, पेनिसिलियम अपन ने उदाहरण देखा है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, यीस्ट, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, क्लेविसेप्स, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब एस्कोमाइसिटीज के। एक और होता है बच्चों, आगे उदाहरण यहीं पे लिख रहा हूं, एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण और भी है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में एक और उदाहरण है बच्चों, टीनिया पेडिस, जिसको आप रूब्रम भी कह सकते हो। ये एक बीमारी उत्पन्न करती है बच्चों, एथलीट्स फुट डिजीज, है ना। मैंने कहा था जहां पर नमी ज्यादा होती है वहां पर कवक ग्रो करती है। तो एथलीट्स फुट डिजीज मतलब जब हम लंबे समय तक जूते या मोजे पहन के रखते हैं तो पैरों में पसीना आता है, और पसीने के कारण, नमी के कारण कवक कौन सी वृद्धि करती है, ये टीनिया पेडिस। एक और कवक आप याद रख सकते हो, एरसिफी। ये भी कौन सी कवक है भाई, एस्कोमाइसिटीज कवक होती है एरसिफी, और ये क्या करती है, ये भी एक रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, ये भी क्या करती है बच्चों, एक रोग उत्पन्न करती है जिसे अपन क्या कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू रोग। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, सारे एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक के उदाहरण। तो एस्कोमाइसिटीज में क्या क्या है, पेनिसिलियम है जिससे एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, वो अपन ने देख लिया। एस्परजिलस है जिससे सिट्रिक अम्ल एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है, वो आपको याद रखना है। न्यूरोस्पोरा जिस पर सर्वाधिक आनुवांशिक और जैव रासायनिक शोध हो चुका है, न्यूरोस्पोरा। यीस्ट हमने देख ही लिया। खाने योग्य, खाने में कौन प्रयुक्त होते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। क्लेविसेप्स से एक विभ्रमक ड्रग प्राप्त होती है, एलएसडी, और पादपों में वो रोग उत्पन्न करती है। और फाइनली एथलीट, मानव में एक एथलीट फुट डिजीज कॉज करने वाली कवक, और पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करने वाली कवक एरसिफी। ये सब किसके उदाहरण हो गए बच्चों, एस्कोमाइसिटीज। इनमें अलैंगिक जनन कॉनिडिया के द्वारा होगा, और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, सोमैटोगैमी, जिसमें मैंने आपसे बताया फ्रूटिंग काय बनेगी एस्कोकार्प, और जिसके अंदर लैंगिक बीजाणु बनेंगे एस्कस। अच्छा, एक और चीज है बच्चों, यहां पर एक और कवक आप याद रख सकते हो, पेजीजा। हां, ये गोबर पर वृद्धि करती है बच्चों। ठीक है, तो गोबर पर वृद्धि करने वाली कवक, इसे हम कहते हैं कॉप्रोफिलस।
ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग में ऐसी कवक भी पाई जाती है जो गोबर पर वृद्धि करती है। तो आपको नाम याद रखना होगा, उसका मैंने नाम लिख दिया है। गोबर पर वृद्धि करने वाली कवक कौन सी होती है? पेटजीजा। और यह भी किसके अंदर आती है? एस्कोमाइसिटीज वर्ग में। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? एस्कोमाइसिटीज कवक की हमने बात कर ली। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ग कौन सा आएगा कवक का? बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज को अपन क्या कहते हैं? क्लब फंगाई। हां, मशरूम जो होता है, मशरूम वाला वर्ग कौन सा है? बेसिडियोमाइसिटीज। अब वही एक एक करके लक्षण देखेंगे बच्चों। बेसिडियोमाइसिटीज कवक की अपन बात करें तो सबसे पहले माइसीलियम। अब इनका माइसीलियम सबसे विशेष होता है। हां, इनका जो माइसीलियम है ना बच्चों, बेसिडियोमाइसिटीज का, वो तो सबसे विशिष्ट माइसीलियम है। क्यों? इधर देखेंगे क्यों। इनमें सेप्टा तो होगा भाई, हां, लेकिन इनमें विशेष प्रकार का सेप्टा होता है। इनमें क्या होता है बच्चों? विशेष प्रकार का सेप्टा होगा, पहली चीज तो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इनके अंदर विशेष प्रकार का सेप्टा पाया जाता है माइसीलियम में, जिसे हम डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, इस प्रकार का ये सेप्टा जो है, इसमें बीच में ऐसा एक छेद है, इसलिए इसे डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं। और एक सेप्टा दूसरे सेप्टा से जुड़ा हुआ है एक कनेक्शन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन। ठीक है भाई, ये देखो, ये मैंने जो कनेक्शन बनाए हैं इसे कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन। और सेप्टम भी देखो किस प्रकार का है? डोलीपोर सेप्टम। तो सिर्फ इसीलिए पहचानने के लिए फाइकोमाइसिटीज अपन ने कवक देखी थी। फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम ए सेप्टेट था, उसमें कोई विभाजन, कोई सेप्टा नहीं था, और विभाजन नहीं था, अशाखित था और बहुकेंद्रकीय था। तो ए सेप्टेट माइसीलियम, बहुकेंद्रकीय माइसीलियम पूछ लिया जाए तो आंसर आप क्या कर दोगे? फाइकोमाइसिटीज। फिर अपन ने एस्कोमाइसिटीज पढ़ा। एस्कोमाइसिटीज में मैंने आपको बताया कि माइसीलियम सेप्टेट होगा, शाखित होगा, एक केंद्रकीय, और अपन ने विस्तार से संरचना बनाई। अब विशेष प्रकार का, सबसे विचित्र प्रकार का माइसीलियम आपको बेसिडियोमाइसिटीज में मिलेगा। मतलब कोई भी सवाल आ जाए, विशेष प्रकार का माइसीलियम जिसमें डोलीपोर सेप्टम है, ऐसा छेद वाला सेप्टम है, या जो सेप्टा है वो एक दूसरे से क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो आंसर, उत्तर कौन सी कवक कर देंगे? बेसिडियोमाइसिटीज। सबसे विचित्र प्रकार का, सबसे विशेष प्रकार का माइसीलियम आपको बेसिडियोमाइसिटीज में मिलेगा, जिसमें सेप्टम के बीच में छेद होगा, डोलीपोर सेप्टम, और सेप्टा एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा। मतलब किसकी बात हो रही है? बेसिडियोमाइसिटीज में। फिर नेक्स्ट लक्षण, बेसिडियोमाइसिटीज जो कवक है ना बच्चों, उसमें अलैंगिक बीजाणु बनते ही नहीं। तो नेक्स्ट लक्षण आपको बेसिडियोमाइसिटीज में क्या याद रखना है कि बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते। ये सब पहचान के लक्षण है। कैसे? फाइकोमाइसिटीज देखा था, फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु थे, बिल्कुल थे, स्पोरेंजियोस्पोर्स। चल बीजाणु, अचल बीजाणु अंतःजनित थे। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स बीजाणु किसमें थे? फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु कौन से थे? एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया थे। तो लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज जो कवक है उसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते। तो उनमें विखंडन के द्वारा, विखंडन या खंडन के द्वारा क्या होता है? कायिक जनन। तो इनमें क्या होगा भाई? कायिक जनन देखा जाएगा। और कायिक जनन किसके द्वारा? फ्रैगमेंटेशन
या खंडन के द्वारा। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले ऐसी कवक का नाम बताओ जिसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं बनता, तो अलैंगिक बीजाणु किस कवक में नहीं बनता? बेसिडियोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में बन रहा था स्पोरेंजियोस्पोर्स, एस्कोमाइसिटीज में बन रहा था कॉनिडिया। आगे अपन पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया बनेंगे, लेकिन एकमात्र कवक जिसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते वो कौन सा है? बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें अलैंगिक बीजाणु एब्सेंट है, कायिक जनन खंडन या फ्रैगमेंटेशन के द्वारा है। फिर लैंगिक जनन, हां बेसिडियोमाइसिटीज में अब नेक्स्ट चीज की बात करें भाई, लैंगिक जनन की, तो सेम लैंगिक जनन एस्कोमाइसिटीज के जैसा शुरुआत होगी। यहां पर भी संपूर्ण हाइफे किसके रूप में काम करेंगे? युग्मक के रूप में। तो संपूर्ण हाइफे युग्मक के रूप में कार्यरत, बिल्कुल सोमैटोगैमी है ना, बिल्कुल सोमैटोगैमी। तो सेम सिस्टम, सर हाइफे जो हैं, सर हाइफे संलयित होकर हाइफे में क्या देखा जाएगा? प्लास्मोगैमी। प्लास्मोगैमी से क्या बना? डाइकैरियन अवस्था। फिर क्या होगा? कैरियोगैमी। क्या बनेगा? सिनकैरियन। अब यहां पर सेम सिस्टम है बच्चों, कोई अलग चीज नहीं है। अलग तो क्या है? फ्रूटिंग काय। वहां पर फ्रूटिंग काय एस्कोकार्प बनती थी, यहां पर जो फ्रूटिंग काय का निर्माण होगा बेसिडियोमाइसिटीज में, जो फ्रूटिंग काय बनेगी वो बेसिडियोकार्प है ना, जो फ्रूटिंग काय बनती है बेसिडियोकार्प। मशरूम देखा है बच्चों आपने? हां, है ना बच्चों। तो ये आपके पास क्या होती है, जो मशरूम है ना, ये आपके पास ऊपर क्या है? बेसिडियोकार्प। और आपने नीचे देखे होंगे ऐसे गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं मशरूम में? ऐसे क्लोम या गिल्स। तो फ्रूटिंग काय क्या होती है बच्चों? बेसिडियोकार्प। और इसमें जो बीजाणु बनेंगे वो बेसिडियोस्पोर्स। ये एक्सोजीनस लैंगिक बीजाणु है। मतलब ये जो फ्रूटिंग काय होती है ना बच्चों, बेसिडियोकार्प मैंने कह दिया, ये फ्रूटिंग काय है। तो इसमें बाहर की तरफ, हां, इसमें ऐसे बाहर की तरफ क्या बनेंगे बच्चों? बेसिडियोस्पोर्स। वहां पर फ्रूटिंग काय, एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग काय कौन सी थी? एस्कोकार्प। यहां पर फ्रूटिंग काय है? बेसिडियोकार्प। वहां पर एस्कोकार्प के भीतर लैंगिक बीजाणु बन रहे थे। एस्कोकार्प, एस्कोस्पोर्स लैंगिक बीजाणु थे, भीतर की ओर बन रहे थे एंडोजीनस। यहां पर फ्रूटिंग काय बेसिडियोकार्प है, लैंगिक बीजाणु बेसिडियोस्पोर बनते हैं, लेकिन वो बाहर की तरफ होते हैं, यानी क्या होते हैं? एक्सोजीनस। और एक बेसिडियोकार्प में 4 आपको क्या मिलेंगे? बेसिडियोस्पोर्स। तो फ्रूटिंग काय फाइकोमाइसिटीज में नहीं थी, फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग काय नहीं थी, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प, एस्कोमाइसिटीज में लैंगिक बीजाणु एस्कोस्पोर्स जो अंदर की तरफ थे एंडोजीनस। यहां पर बेसिडियोस्पोर्स जो बेसिडियोकार्प के बाहर की तरफ लग रहे हैं, एक्सोजीनस लैंगिक बीजाणु है। ठीक है भाई। तो ये आपको किसके लक्षण याद रखने थे? बेसिडियोमाइसिटीज के। बहुत आसान है। बेसिडियोमाइसिटीज की पहचान कैसे करोगे? माइसीलियम के आधार पर। माइसीलियम विशेष प्रकार का है,
अलैंगिक बीजाणु इसमें बनेंगे ही नहीं, केवल खंडन होगा, कायिक जनन या अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन बिल्कुल जैसा है, एस्कोमाइसिटीज के जैसा है, डायकैरियन बनेगा, संपूर्ण हाइफे सोमैटोगैमी होगी, लेकिन फ्रूटिंग काय बदल जाएगी। वहां पर एस्कोकार्प था, यहां पर बेसिडियोकार्प, और लैंगिक बीजाणु बाहर की तरफ होंगे, बेसिडियोस्पोर्स होंगे। अब यहां पर कौन से उदाहरण आते हैं भाई? ठीक है, सारा खेल ही किसका उदाहरण है भाई? बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के उदाहरण। अब इसमें कई रोग जनक कवक आती है, रस्ट और स्मट कवक, है ना भाई? रस्ट फंगाई, जिसे हम कहते हैं पक्सीनिया, और दूसरी आती है स्मट फंगाई, जिसे हम कहते हैं यूस्टिलैगो। ठीक है, रस्ट कवक पक्सीनिया, स्मट कवक यूस्टिलैगो। कौन से रोग उत्पन्न करता है? पक्सीनिया की एक जाति है ग्रैमिनिस। पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो है वो गेहूं में ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट ऑफ वीट। कौन सा? रस्ट कवक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रस्ट कवक और स्मट कवक वाला वर्ग कौन सा है? तो वो बेसिडियोमाइसिटीज होगा। और इसमें कौन सी है? रस्ट फंगाई और स्मट फंगाई। रस्ट फंगाई कौन सी हो गई? पक्सीनिया, जो ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट उत्पन्न करती है, और स्मट फंगाई कौन सी है? यूस्टिलैगो। अब यूस्टिलैगो में भी दो जातियां होती है बच्चों, यूस्टिलैगो हॉर्डाई और यूस्टिलैगो नस। इसमें क्या होगा भाई? ये कवर्ड स्मट और यूस्टिलैगो न्यूडा, लूज स्मट। देखो बच्चों, ये सारे रोग हैं, कवक पादपों में रोग उत्पन्न करता है। तो रस्ट फंगाई जो है ना बच्चों, ये गेहूं का जो तना होता है ना, गेहूं पर ऐसे काले काले पुस्ट्यूल्स, काले काले बीजाणु उत्पन्न कर देता है, और काले काले बीजाणु से पूरी की पूरी गेहूं खराब हो जाती है। तो काले काले बीजाणु उत्पन्न करने वाली कवक कौन सी है? पक्सीनिया। और ये स्मट फंगाई है ना बच्चों, ये पाउडर जैसा, हाँ, काले पाउडर जैसा रोग उत्पन्न करती है, कवर्ड स्मट और लूज स्मट। इसमें ब्लैक पाउडर जैसा रोग उत्पन्न होता है, और यहां पर ब्लैक काले बीजाणु जैसा उत्पन्न होता है। तो रस्ट फंगाई और स्मट फंगाई किस में आ गई? बेसिडियोमाइसिटीज में। फिर आपके पास इसमें मशरूम्स आते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो मशरूम्स। अब मशरूम्स की भी तीन कैटेगरीज है बच्चों। हाँ, एक तो खाने योग्य मशरूम होते हैं, खाने योग्य मशरूम, या जिसे हम कहते हैं एडिबल मशरूम। वो तो उदाहरण है एगैरिकस। फिर जहरीले मशरूम्स होते हैं, बिल्कुल, जिन्हें हम कहते हैं, जहरीले मशरूम्स को अपन क्या कहते हैं बच्चों? टोडस्टूल्स। और सबसे जहरीला कह सकते हो, या विभ्रमक, भ्रम पैदा करने वाला मशरूम, अमेंशिया। ठीक है, तो तीन देखो भाई, क्या क्या उदाहरण अपन ने देख लिए। मैंने आपको रस्ट कवक और स्मट कवक तो बता ही दिया। रस्ट कवक और स्मट कवक के उदाहरण तो अपन ने देख ही लिए बच्चों। अब क्या बताया मैंने आपको? मशरूम। मशरूम में जो खाने योग्य मशरूम है, जिसको अपन खाने में यूज करते हैं, वो कौन सा है? एगैरिकस। जो जहरीले मशरूम है, टोडस्टूल्स। और सबसे जहरीला या विभ्रमक मशरूम याद रखना है, अमेंशिया। ये भ्रम भी पैदा करता है और जहरीला भी होता है। तो रस्ट हो गई, स्मट कवक हो गई, और आपके पास क्या हो गई? आपके पास मशरूम्स। इसके अलावा दो और उदाहरण आप याद रख सकते हो बच्चों। दो कैसे याद रख सकते हो बेसिडियोमाइसिटीज में? दो और उदाहरण आप याद रख सकते हो बच्चों। एक तो ब्रैकेट फंगाई,
और दूसरे पफ बॉल्स। बिल्कुल, ये भी किसके उदाहरण हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के। एक और नाम है ब्रैकेट फंगाई को हम पॉलीपोरस कहते हैं और पफ बॉल्स को लाइकोपर्डोन। ठीक है, तो ये आपके पास किसके उदाहरण हो गए बच्चों? कवक के उदाहरण हो गए। और कौन से? बेसिडियोमाइसिटीज के। तो बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन से उदाहरण देखे भाई हमने? बिल्कुल सारा खेली उदाहरण का है। बेसिडियोमाइसिटीज में अपन ने रस कवक देखा, पक्सिनिया, स्मट कवक देखा, यूस्टिलैगो। ये सब रोगजनक कवक हैं जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। फिर मशरूम किस में आ गया? बेसिडियोमाइसिटीज में। और उसके अलावा फिर ब्रैकेट कवक और पफ बॉल्स, ये भी सब किसके अंदर आते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। कैसे करोगे बेसिडियोमाइसिटीज कवक के लक्षणों की पहचान? सबसे पहले माइसीलियम देखोगे। अगर विशेष प्रकार का माइसीलियम आ गया, विशेष प्रकार का माइसीलियम का मतलब क्या है बच्चों? विशेष प्रकार के माइसीलियम का मतलब जिसमें डोलीपोर सेप्टम हो या क्लैम कनेक्शन हो, मतलब बेसिडियोमाइसिटीज है। फिर दूसरा पहचान, इनमें अलैंगिक बीजाणु बनेंगे ही नहीं। फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु बनते हैं, फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु बनेंगे कॉनिडिया, इनमें नहीं बनेंगे। इनमें कायिक जनन खंडन के द्वारा ही होगा केवल। फिर लैंगिक जनन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का लगभग एक जैसा है। दोनों में पूरा का पूरा हाइफे युग्मक के रूप में काम करके संलयित होता है। पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी। डायकैरियोन अवस्था दोनों में बनेगी, लेकिन अंतर आ जाएगा फ्रूटिंग काय में। वहां पर बनेगा एस्कोकार्प, यहां पर बनेगा बेसिडियोकार्प। उसके भीतर एस्कस बनेंगे, इसके बाहर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अंत में हमारे पास कौन सी कवक आ जाती है? कवक, आखिरी कवक जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। कवक का आखिरी वर्ग क्या आ गया बच्चों? ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको हम क्या कहते हैं? फंगाई इम्परफेक्टी। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं? फंगाई इम्परफेक्टी। क्यों? बेसिकली ये ड्यूटेरोमाइसिटीज ऐसा वर्ग है जो एक डस्टबिन के जैसा है। मतलब कोई भी कवक है, कोई भी ऐसी कवक जिसमें लैंगिक जनन की पहचान नहीं हुई है, ठीक है, या तो अभी तक वैज्ञानिकों को मालूम ही नहीं है कि यह लैंगिक जनन दर्शाती है या नहीं, अभी तक लैंगिक जनन उसमें खोजा नहीं गया है, अभी तक लैंगिक जनन उसमें ज्ञात नहीं है, अभी तक लैंगिक जनन उसमें नहीं होता है, तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देते हैं। जैसे जैसे मालूम चलता है कि नहीं यार इसमें तो लैंगिक जनन है, ये तो लैंगिक जनन दर्शा रही है, तो फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज को निकालकर, उस कवक को ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकालकर एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया जाता है। अगर एस्कोकार्प बन रहा है तो एस्कोमाइसिटीज में डाल दो, बेसिडियोकार्प बन रहा है तो बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दो, लैंगिक जनन है लेकिन फ्रूटिंग काय नहीं बन रही तो फाइकोमाइसिटीज में डाल दो। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का पहला लक्षण तो क्या है? इन्हें फंगाई इम्परफेक्टी कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ग में उन कवक को स्थान दिया गया है जिसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित है, एब्सेंट होता है, अथवा ज्ञात नहीं हुआ है ना भाई। जैसे ही लैंगिक जनन ज्ञात हो जाता है, जैसे ही यह ज्ञात हो गया कि इन कवक में लैंगिक जनन है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज से इनको निकालकर कोई अलग वर्ग में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर नोट याद रखेंगे, लैंगिक जनन ज्ञात हो जाने पर
लैंगिक ज्ञात हो जाने पर कवक को निकालकर अन्य वर्ग में रख दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये एक अस्थायी वर्ग है। इस अस्थायी वर्ग में उन्हीं कवक को दे रखा है या रख रखा है जिसमें लैंगिक जनन या तो है ही नहीं, और अगर है और पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है, तो फिर यहां से निकालकर उनको अलग अलग वर्गों में डाल दिया जाता है। एस्कोकार में अगर उनमें एस्कोकार बन रहा है तो एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया जाता है। बेसिडियोकार बनता है फ्रूटिंग का है तो बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया जाता है। फ्रूटिंग का नहीं बनती, डायकैरियन अवस्था नहीं होती तो फाइकोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर इन कवक में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? कॉनिडिया। तो इनमें अलैंगिक जनन जो है इस कवक में भी किसके द्वारा होगा? कॉनिडिया के द्वारा। ठीक है, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? इनमें कॉनिडिया के द्वारा। फिर महत्व जो है इन कवक का, ये मुख्य अपघटनकारी होती है बच्चों, मुख्य अपघटनकारी कवक है ना। मुख्य अपघटनकारी का मतलब है डीकंपोजर्स है और खनिज पुनः चक्रण में काम करती है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों उसमें हम अपघटनकारियों की बात करेंगे। ये खनिज पुनः चक्रण में कार्य करते हैं। तो अलैंगिक जनन किस में होगा? कॉनिडिया के द्वारा देखा जाएगा। फिर सारा खेल है उदाहरण पे। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी सारा खेल किसका है बच्चों? उदाहरण का। कौन कौन से उदाहरण ड्यूटेरोमाइसिटीज में आएंगे? तो सबसे पहला उदाहरण आता है ट्राइकोडर्मा। याद है भाई ये कवक कहां पड़ी थी? ट्राइकोडर्मा। याद करो, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के महत्व में पढ़ा था ट्राइकोडर्मा। इसको हम जैव कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं और जैव कीटनाशक या बायोपेस्टिसाइड के रूप में, और इससे एक साइक्लोस्पोरिन ड्रग प्राप्त होती थी। साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग याद है, जो प्रतिरक्षक तंत्र को कम कर देता था, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। तो ये हमने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के महत्व में इस ट्राइकोडर्मा की बात की थी बच्चों। ट्राइकोडर्मा जैव कीटनाशक के रूप में काम करता है और इससे क्या मिलती है? साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग भी प्राप्त होती है। ड्रग कैसी थी ये? इम्यूनोसप्रेसेंट, अंग प्रत्यारोपण में यूज की जाती थी। ठीक है, बताया था। तो पहला उदाहरण तो क्या आ गया बच्चों इसमें? ट्राइकोडर्मा। ठीक है, दूसरा उदाहरण ऑल्टरनेरिया सोलानी। ये दूसरा उदाहरण है। ये भी एक रोग उत्पन्न करती है पादपों में, आलू में करती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो में कौन सा रोग भाई? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन उत्पन्न करेगा? ऑल्टरनेरिया सोलानी। ये सारे उदाहरण याद रखने हैं बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ये सारे उदाहरण याद रखने हैं। तो दो तो अपन ने देख लिया, फिर तीसरा क्या आएगा भाई? नेक्स्ट उदाहरण, तीसरा उदाहरण आता है कोलेटोट्राइकम। ये भी एक रोग उत्पन्न करता है पादपों में, गन्ने में, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। गन्ने में रेड रॉट नाम का रोग कौन उत्पन्न करेगा भाई? कोलेटोट्राइकम नामक कवक यूज करती है। फिर आपके पास क्या है भाई? नेक्स्ट आता है हेलमिंथोस्पोरियम। हेलमिंथोस्पोरियम भी ड्यूटेरोमाइसिटीज की कवक है। ये लीफ स्पॉट
या ब्राउन स्पॉट चावल में, और एक आपके पास और आती है सर्कोस्पोरा। ये भी एक रोग उत्पन्न करेगी बच्चों, टिक्का डिजीज कॉज करती है ग्राउंडनट में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए भाई, ये सारे उदाहरण किसके हो गए, ड्यूटेरोमाइसिटीज के। क्या क्या उदाहरण है ड्यूटेरोमाइसिटीज के? ट्राइकोडर्मा, ये अपन ने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में पढ़ा था, जैव कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होगी, और साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग प्राप्त होती है ट्राइकोडर्मा से। ऑल्टरनेरिया सोलैनी, बाकी सब रोग उत्पन्न करने वाली कवक है। ऑल्टरनेरिया पटेटो में, आलू में रोग उत्पन्न करेगी, कोलेटोट्राइकम गन्ने में, हेलमिंथोस्पोरियम चावल में, और सर्कोस्पोरा ग्राउंडनट में। ठीक है, तो यही सारा खेल ही उदाहरण पे है, और ये सभी क्या हो गए, कवक के 4 वर्ग हमने देख लिए। अब देखो बच्चों, वैसे तो कवक जगत है, अब शॉर्ट में कैसे कैसे लक्षण आप ध्यान रखोगे इधर देखेंगे। अपन ने कौन कौन से, देखो बच्चों हमने किस किस की बात की भाई, 4 वर्ग कवक के पढ़े हैं बच्चों अपन ने। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है ना। अब कोई भी सवाल है, देखो बच्चों सवाल तो आसान लक्षण पर आएगा। तो पहले तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, अपन ने ये चारों कवक पढ़ी थी, चारों के अपन ने अलग अलग लक्षण देखे। चारों को अब मैं तुलनात्मक रूप से अगर अपन अध्ययन करें बच्चों, तो साथ साथ आप देखेंगे बहुत आसान हो जाएगा। हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, माइसीलियम की। सबसे पहला लक्षण जिसमें हमने कवक को विभाजित किया था वो किस आधार पर था, माइसीलियम। तो हमें पता है फाइकोमाइसिटीज में तो एसेप्टेट, अशाखित और बहुकेंद्रकीय माइसीलियम आएगा, है ना। तो आसानी से पहचान कर लोगे, अगर लिखा है एसेप्टेट है, अशाखित है, बहुकेंद्रकीय माइसीलियम है, आपको मालूम चल गया फाइकोमाइसिटीज। सेप्टेट है, शाखित है और एक केंद्रकीय है, तो ये किसका माइसीलियम हो गया, एस्कोमाइसिटीज का। सेप्टेट और शाखित। बेसिडियोमाइसिटीज, डोलीपोर सेप्टम और क्लैम्प कनेक्शन वाला माइसीलियम, है ना बच्चों। डोलीपोर सेप्टम और क्लैम्प कनेक्शन, ये वाला अगर माइसीलियम है तो ये बेसिडियोमाइसिटीज का हो जाएगा। ड्यूटेरोमाइसिटीज का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका माइसीलियम तो सेप्टेट होगा, कुछ भी हो सकता है, शाखित या अशाखित, वो तो सिर्फ कुछ भी हो सकता है, उसमें मेन लक्षण तो जनन का है। इसलिए मेन फाइको, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज के माइसीलियम याद रखने हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज का तो माइसीलियम शाखित, अशाखित कुछ भी हो सकता है, उसमें तो हमने जनन का आधार बनाया है। फिर फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन का लक्षण याद रखना है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, है ना भाई। अलैंगिक बीजाणु कौन से बनेंगे फाइकोमाइसिटीज में, स्पोरेंजियोस्पोर। एस्कोमाइसिटीज में कॉनिडिया, बेसिडियोमाइसिटीज में है नहीं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कॉनिडिया। तो अलैंगिक बीजाणु फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर्स, एस्को और ड्यूटेरो में कॉनिडिया, बेसिडियोमाइसिटीज में कोई अलैंगिक बीजाणु नहीं है। फिर लक्षण क्या है, फ्रूटिंग काय। नेक्स्ट लक्षण, इनमें कोई फ्रूटिंग काय है नहीं, फ्रूटिंग काय नहीं, डायकैरियन अवस्था नहीं,
इनमें डाई कैरियन होगा, इनमें भी डाई कैरियन अवस्था होगी। फ्रूटिंग काय एस्कोकार्प, एस्कोकार्प के भीतर एस्कोस्पोर्स। बेसिडियोमाइटिटीज में फ्रूटिंग काय बेसिडियोकार्प और बाहर की ओर बेसिडियोस्पोर। इनमें तो लैंगिक जनन है ही नहीं, लैंगिक जनन ही नहीं है। ठीक है, तो इससे तो इन्हीं लक्षणों से अपन ने किसकी पहचान करनी है बच्चों? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। लेकिन सब लक्षण तो बेहद आसान है। माइसीलियम है, बीजाणु है और फ्रूटिंग काय है, बीजाणु। लेकिन कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो उदाहरण पे आएगा। तो फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण, एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन सभी कवक के क्या याद रखने पड़ेंगे भाई? उदाहरण ही ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो तुलना तो हमने इनकी लक्षणों की कर ली, और लक्षणों की तुलना तो बेहद आसान है। माइसीलियम देख लिया, बीजाणु देख लिया, डाई कैरियन अवस्था देख ली, फ्रूटिंग काय देख ली, लैंगिक बीजाणु अंदर हैं बाहर हैं सब देख लिए। किसमें लैंगिक जनन नहीं है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। लेकिन सवाल तो हमेशा उदाहरण पर पूछा जाएगा, तो याद उदाहरण होने चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं हमेशा कहा है क्लासिफिकेशन में क्या करना है? उदाहरण ही तो पढ़ने हैं। ठीक है भाई, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली बच्चों? ये अपन ने बात कर ली कवक जगत की। तो हमने मोनेरा जगत पढ़ लिया, प्रोटिस्टा जगत पढ़ लिया, कवक जगत, 3 जगत हम पढ़ चुके हैं। तीनों जगत लेकिन चैप्टर एक ही एनसीईआरटी में है। तो अब बच्चों, हां, पादप जगत तो अलग है। पादप जगत पढ़ने से पहले आज हम फिर किसकी बात करेंगे? वायरस या विषाणु की, है ना भाई? किसकी बात करेंगे अब हम? वायरस या विषाणु। अब वायरस का मतलब बच्चों याद रखना, वायरस का मतलब होता है जहर या पॉइजन, है ना? जो ये वायरस है, ठीक है, इसको हिंदी में तो विषाणु कहते हैं, लेकिन वायरस नाम दिया किसने था? पास्चर ने। तो वायरस, जब ये नाम पास्चर ने दिया था ना बच्चों, तो वायरस का मतलब ही क्या है? जहर है, पॉइजन, या जिसे एक्चुअल में कहते हैं वेनम। और ये नाम वायरस किसने दिया था? पास्चर ने। तो इसको इस तरह से, वायरस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया बच्चों? लुई पास्चर ने। लेकिन वायरस की खोज का श्रेय, ठीक है, वायरस की खोज यानी जिसे हम कहते हैं डिस्कवरी, तो वायरस की डिस्कवरी या खोज किसने की बच्चों? इवानोवस्की। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या है? इवानोवस्की। तो डिस्कवर किसने किया बच्चों? इवानोवस्की ने। और ये कब किया? 1892 में। ठीक है, तो वायरस, विषाणु या वायरस नाम किसने दिया? लुई पास्चर ने दिया। खोज किसने की? इवानोवस्की ने। फिर एक वैज्ञानिक थे बच्चों बाइजरनिक। उन्होंने वायरस को क्या नाम दिया? उन्होंने या इन्होंने वायरस को कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, लैटिन है, इसका अंग्रेजी मतलब तो है इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड, या हिंदी में संक्रामक सजीव द्रव्य।
ठीक है, तो पहले तो इतिहास ही देख रहे हैं बच्चों। इतिहास में क्या देखा अपन ने? वायरस का जो नाम है, वायरस का नाम किसने दिया? लुई पास्चर ने दिया। खोज का श्रेय किसको जाता है? इवानोवस्की को। और बाइजरनिक ने क्या किया भाई? इनको कहा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये किस वर्ष में कहा? 1898 में। तो वायरस नाम लुई पास्चर ने दिया, खोज का श्रेय इवानोवस्की को जाता है 1892 में। 1898 में बाइजरनिक ने वायरस को कहा संक्रामक सजीव द्रव्य या कंटेजियम विवम फ्लूइडम। एक इतिहास में और रह गया 1935 में। फिर हां, 1935 में स्टैनले एक वैज्ञानिक थे बच्चों। स्टैनले ने क्या किया? एक वायरस, कौन सा? TMV, टबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस है। तो 1935 में क्या हुआ बच्चों? 1935 में जो स्टैनले नाम के वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने टबैको मोज़ेक वायरस, इसका क्रिस्टलीकरण किया। क्रिस्टलीकरण कहां कहां पढ़ा था बच्चों? मैंने आपको बताया था जब हमने जैव अणु पढ़ा था, और जैव अणु में जब हमने एंजाइम्स पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था समनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया था। और मैंने आपको बताया था अगर किसी भी यौगिक का क्रिस्टलीकरण संभव है, उसका आप 3D क्रिस्टल बना सकते हो, इसका मतलब वो रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे वायरसेस या विषाणु भी जो है ना, विषाणु के बाहर भी एक प्रोटीन का आवरण होता है। हर विषाणु के बाहर एक प्रोटीन का आवरण या प्रोटीन की कवरिंग होती है, और वो प्रोटीन की कवरिंग को अपन कैप्सिड कहते हैं। आगे पढ़ेंगे विषाणुओं में। तो वायरस के बाहर का जो आवरण है वो प्रोटीन से बना होता है। ये किसने सिद्ध किया? स्टैनली ने। तो स्टैनली ने क्या किया बच्चों? 1935 में टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया और बाह्य प्रोटीन आवरण प्रमाणित किया, है ना भाई? क्रिस्टलीकरण से तो मालूम चल गया कि बाहर का आवरण क्या है? प्रोटीन से बना हुआ है। तो क्या है भाई? देखो, वायरसेस अपन ने शुरुआत की है। वायरसेस है बहुत इंटरेस्टिंग, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। बट वायरसेस के बारे में अभी अपन ने सिर्फ ये देखा है कि ये वायरस का मतलब क्या है। वायरस का मतलब होता है वेनम, यानी जहर। और ये वायरस का नाम किसने दिया था? पास्चर ने दिया। फिर खोज किसने की भाई? खोज की इवानोवस्की ने 1892 में, और 1898 में बाइजरनिक ने इनको नाम दे दिया संक्रामक सजीव द्रव्य। फिर 37 साल बाद 1935 में स्टैनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया, और क्रिस्टलीकरण करते ही यह प्रमाणित कर दिया कि बाहर का एक प्रोटीन आवरण है जिसे हम कहते हैं, यह जो प्रोटीन का बना होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। अब वायरसेस, सबसे पहले अगर आपको वायरसेस को परिभाषित करना हो, काफी बार हम बोलते हैं वायरसेस है क्या, तो हम कहते हैं कि सर सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी है ना, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है सर वायरस। लेकिन है क्या? आपसे पूछ लिया जाए वायरस क्या है, सर बाहर तो मरा हुआ होता है लेकिन परपोषी कोशिका में जाता है, किसी भी परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है तो सजीव हो जाता है, ठीक है। लेकिन वायरसेस है क्या? फिर भी अगर परिभाषित करना हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए वायरसेस क्या हैं, तो आपको याद रखना है बच्चों, सबसे पहले विषाणु जो हैं वो अंतराकोशिकीय अविकल्पी परजीवी है। कोई भी विषाणु, कोई भी वायरस कोशिका के भीतर, परपोषी कोशिका के भीतर ही जीवित रहता है। मतलब किसी भी परपोषी कोशिका के भीतर जीवित रहेगा तो है तो वो अंतराकोशिकीय यानी इंट्रासेल्यूलर। परजीवी है, कोशिका के भीतर ही जीवित रहेगा, बाहर आते ही, बाहर हवा में या किसी भी अजैविक अवस्था में तो वो निर्जीव ही है। तो वो अविकल्पी परजीवी हुआ, ठीक है। अविकल्पी का मतलब उसका काम केवल परजीवी के रूप में है और कोई कार्य नहीं है।
है ना भाई। तो अगर आपको वायरसेस को डिफाइन करना होगा तो याद रखना, वायरसेस को हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मजबूरी, मतलब अविकल्पी। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? इंट्रासेल्यूलर मतलब अंतरा कोशिकीय अविकल्पी परजीवी है। ठीक है, अविकल्पी परजीवी का मतलब है ये केवल परजीवी के रूप में ही काम कर सकते हैं और नहीं, ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ सहजीविता दर्शा रहा है या स्वतंत्र रूप से जीवित है। नहीं, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, किसी के साथ सहजीविता नहीं रह सकता। ये तो कोशिका के भीतर हमेशा अविकल्पी, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास, अविकल्पी परजीवी है और कोशिका के भीतर रहता है, इसलिए अंतरा कोशिकीय अविकल्पी परजीवी होता है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई भी परिभाषा पूछे कि भाई वायरस है क्या, कभी भी पूछ लिया जाए विषाणु क्या है, तो आप क्या याद रखोगे? कोई भी वायरस या विषाणु, इसमें कोई अपवाद नहीं है बच्चों। ऐसा कोई विषाणु नहीं है जो कोशिका के बाहर जीवित रहता हो, नहीं, सब विषाणु कोशिका के भीतर ही रहते हैं, और वो भी खुद की नहीं, किसी परपोषी कोशिका के भीतर। इसलिए अंतराकोशिकीय अविकल्पी परजीवी क्या कहलाएंगे? वायरसेस कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज बेसिकली अपन ने सिर्फ किसकी बात की है? वायरसेस के इंट्रोडक्शन। हमने कवक जगत पूरा कर लिया है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज। कवक तो हमने पूरा देख लिया, कवक चारों वर्गों के कवक को हमने कंपेयर भी कर लिया। फिर आज हमने विषाणु के लक्षणों की बात की है, केवल विषाणु या वायरसेस का इंट्रोडक्शन देखा है, नाम, खोज और प्रोटीन का आवरण किसने बताया था, और हमने वायरस को केवल परिभाषित किया है कि वायरस है क्या। तो वायरस क्या है भाई? एक अंतराकोशिकीय अविकल्पी परजीवी है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम विषाणुओं के काफी लक्षणों की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है, कैसा वो रेप्लिकेट करता है, कैसे काम करता है, विषाणु के लक्षणों की बात फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।